हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय डुलगच विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है हमारी, जैसे कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इससे पहले हम 8 भाग कर पाए। ठीक है, और आज जिस भाग की शुरुआत कर रहे हैं वो है भाग नंबर 9। ठीक है ना, पार्ट नंबर 9 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप इसे बहुत ही बढ़िया ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर बढ़िया ढंग से सीख पाए तो एग्जाम के अंदर हम बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, आज की क्लास के अंदर हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, आज की क्लास की जो शुरुआत करेंगे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो आप देखिएगा इसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है ना, तो वो है आर्टिकल नंबर 76। ठीक है ना, अब आप बात ये करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा किसे जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है महान्यायवादी। क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे कि आप ये एक बात सोचिएगा, एक जैसे कि भारत का कोई भी नागरिक है उस पर कानूनी रूप से कोई केस हो जाता है, कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई होती है, तो हर एक भारतीय नागरिक जो है वो अपनी तरफ से अपना बचाव करना चाहता है, अपने को सेव करना चाहता है। ठीक है ना, तो वैसे ही वो सेव करने के लिए कोई ना कोई वकील करता है। ठीक है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई वकील करता है, और वो वकील उसकी तरफ से कानूनी जो कोर्ट होती है जो है ना, उसके अंदर उसकी तरफ से, उस भारतीय नागरिक की तरफ से वो वकील जो है वो अपना पक्ष रखता है। ठीक है ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए पक्ष रखता है। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय जो सरकार है, इस पर भी कानूनी रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। ठीक है, इस तरह के केसेस होते रहते हैं। तो भारतीय सरकार क्या करती है? भारतीय सरकार जो है ये अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को सिक्योर करने के लिए ये एक वकील करती है, एक वकील रखती है। ठीक है ना, और ये वकील इंडिया के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर भारतीय सरकार की तरफ से ये केस लड़ सकता है। ठीक है ना, भारतीय सरकार की तरफ से उस कोर्ट के अंदर पक्ष रखता है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, तो आप बताओगे आर्टिकल नंबर 76 में है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको ये इतना सा समझ लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि इसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बढ़िया से जवाब देंगे तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट हमने इससे पहले की जो सीरीज है हमने प्रेसिडेंट को भी डिस्कस किया और हमने वाइस प्रेसिडेंट को भी डिस्कस किया है। ठीक है, जो भारत का जो सर्वोच्च जो स्थान है, सर्वोच्च पद है, वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना, जो पहला स्थान है वो है भारत का राष्ट्रपति, और भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए ऐसा किसमें बताया है? अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर, आर्टिकल नंबर 52 के अंदर। ठीक है ना, और जो भारत का जो दूसरा जो सर्वोच्च पद है अब वो है उपराष्ट्रपति, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है और ये भारत के लिए एक पद होना चाहिए उपराष्ट्रपति का, ऐसा आर्टिकल नंबर 63 में बताया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अपॉइंट कौन करता है? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है ना, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अब आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब इसकी योग्यता क्या है? इसके अंदर शामिल होने के लिए आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए इसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बनने के लिए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अब वही क्वालिफिकेशन ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चाहिए होती है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, योग्यता चाहिए होती है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी चाहिए होती है। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का जज और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो एलिजिबिलिटी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप बन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने के लिए, ये दोनों की दोनों जो क्वालिफिकेशन है सेम होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट है वही
फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वही है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और हाईकोर्ट के अंदर 5 वर्ष एज ए जज के रूप में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, एज ए जज के रूप में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। और जो उसके बाद आप थर्ड बात करते हैं, फर्स्ट हमने किया कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और सेकंड हमने किया अभी हाई कोर्ट के अंदर जज के रूप में इन्होंने कार्य किया होना चाहिए, कितने वर्ष, 5 वर्ष। आगे बात करते हैं, जो थर्ड हम कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष एडवोकेट के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं इन्होंने एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हों, एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हो, मतलब इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 5 नहीं है, ये आप यहां पर लिखोगे 10 वर्ष, हाईकोर्ट के अंदर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, ठीक है ना, क्या बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स इतना जितना भी समझाया है ये सारा का सारा आपको समझ आया होगा। आगे बात करेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं। हाँ जी, फंक्शंस देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे कानूनी मामलों के अंदर, ठीक है ना, कानूनी मामलों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट को कानूनी मामलों के अंदर एडवाइस देंगे, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट है उसे कानूनी मामलों के अंदर एडवाइस देंगे, ठीक है, और एडवाइस देंगे। और प्रेसिडेंट जो है उन्हें भी कानूनी रूप से जो भी मामले हैं उनके प्रति उन्हें सलाह देंगे, एडवाइस देंगे उन्हें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो चुके हैं, ठीक है, ये 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, और कौन कौन से फंक्शन हैं, हाँ जी, और कौन कौन से फंक्शन हैं कि ये कोर्ट के अंदर, ठीक है, कि ये कोर्ट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखते हैं, ये इनके फंक्शन है। ये कितने फंक्शन करवा दिए मैंने आपको, ये जो फंक्शंस होते हैं कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने होते हैं, 3। पहला हमने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस, कानूनी रूप से जो एडवाइस देंगे, कानूनी मामलों के अंदर एडवाइस देंगे। दूसरा किया हमने प्रेसिडेंट को कानूनी मामलों के लिए एडवाइस देंगे। और तीसरा हमने जो किया, अब वो भारत के किसी भी राज्य के अंदर अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। ये तीनों के तीनों जो कार्य हैं ये किसके हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हैं। उम्मीद है ये स्टूडेंट सारा का सारा समझ आया होगा। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अब भारत का महान्यायवादी, तो अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 76, इसका जो थर्ड पार्ट है, हाँ जी, जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखिएगा, वो है पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 का जो थर्ड पॉइंट है वो है पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे इसकी जो पावर्स है वो क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्तियां हैं वो क्या है, क्या ये काम कर सकते हैं। अब ये जो काम करेंगे भारतीय सरकार की तरफ से इंडिया के किसी भी, भारत के किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी कोर्ट में ये भारत का पक्ष रख सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी कोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही होती है तो राज्य के किसी भी क्षेत्र के अंदर ये अपनी कानूनी, ये भारत से क्या रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी पावर है और ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 76 में, ठीक है। क्या बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 76 में, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 88। आर्टिकल नंबर 88 में बताया है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एज रिस्पेक्ट हाउसेज एवरी मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो सदन है, जैसे लोकसभा, ठीक है, जैसे राज्यसभा,
ठीक है। अगर इनका अलग अलग जो सेशन चल रहा है, लोकसभा का अलग सेशन चल रहा है और राज्यसभा का अलग सेशन चल रहा है, ठीक है, तो अब ये मानिए सेशन चलने के दौरान कोई भी कानूनी रूप से कोई भी इनका बिल पास हो रहा है, ठीक है ना, भारत के अंदर कोई भी बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस सेशन के अंदर, ठीक है ना, ये इनको अथॉरिटी है, उस सेशन के अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसके बीच में ये टोकना चाहते हैं तो ये टोक सकती हैं, ठीक है ना। इनको बोलने का अधिकार है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और इन्हें लोकसभा राज्यसभा के अंदर स्पीच करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 88 में बताया है। एक और इन दोनों का एक ज्वाइंट सेशन होता है, इन दोनों का एक ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन का मतलब दोनों का एक इकट्ठा सेशन बुला सकता है। कौन बुला सकता है? जिसको सेशन बुलाने का और सेशन समाप्त करने का अधिकार है, और वो है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ही सेशन को बुला सकते हैं और प्रेसिडेंट इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रेसिडेंट को अधिकार है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन में भी ये बोल सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका अधिकार है, ये इनका राइट है। तो इनका राइट क्या नहीं है, इनका अधिकार क्या नहीं है? तो इनका अधिकार ये है कि ये सेशन में मत नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई भी बिल पास करना है या कुछ और रिफॉर्म करना है, सुधार करना है कानून के अंदर, तो ठीक है ना, तो उसके अंदर ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनका यही अधिकार है, स्पीच कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पीच कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये जो ज्वाइंट सेशन है ना, आर्टिकल नंबर 108 में है, आर्टिकल नंबर 108 में है ज्वाइंट सेशन जो होता है, ठीक है ना। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट इसका ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आप ये नेक्स्ट देखिएगा, आप बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो था, अब वो था एमसी सीतलवड़, ठीक है ना। कौन थे? एमसी सीतलवड़। कौन थे? एमसी सीतलवड़। आगे बात करेंगे, इनका जो टेन्योर रहा, तो ये टेन्योर रहा 1950 से 63, ठीक है, 1950 से 63, ध्यान से लिखिएगा इसे, 1950 से 63, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ऐसे अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिनका जो टेन्योर है, कार्यकाल जो है, ये सबसे लंबा रहा हो, मतलब सबसे ज्यादा समय तक जो अपने पद पर बने रहे हो, उनका, उस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आप नाम बताइए, ठीक है। तो वो है एमसी सीतलवड़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और 60th और एट प्रेजेंट, जिसे कह सकते हैं करंट में, वर्तमान के अंदर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकटे रमनी, ठीक है ना, वो है आर वेंकटे रमनी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखा करो आप कि फर्स्ट कौन है और वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि ये वर्तमान में कौन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नहीं पता होता, और वर्तमान के अंदर किस नंबर पे वो है, ठीक है ना, कितने हैं, तो वो 60th है। ऐसा आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो वर्तमान के अंदर है, कितने है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स अपॉइंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इनका टेन्योर, ठीक है। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है ना, अब वो कितना होता है, ठीक है। तो बताओगे आप नो लिमिट, या लिख सकते हो अभी नॉट फिक्स, ठीक है। इसका जो टेन्योर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है। तो ये डिपेंड कौन करता है? तो ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर, वो 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 10 दिन के लिए भी, और इतने 5 साल के लिए भी वो रख सकते हैं। जितने दिनों तक प्रेसिडेंट खुद रहेंगे वो उतने दिन तक रख सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये है टेन्योर इसका, ठीक है। अब आती है इसकी सैलरी की बारी, ठीक है ना, इसकी सैलरी की बारी आती है। इसकी सैलरी ये भी किस पे डिपेंड करती है, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है। कि इसकी सैलरी प्रेसिडेंट पे डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि इसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए इसे परमिशन है, इसे अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है ना। किस चीज की अथॉरिटी दी हुई है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब प्राइवेट, ये सिर्फ भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में नहीं लड़ सकते, ये अपने केस अपने तरफ से कोई भी केस लड़ सकते हैं। कोई भी केस का मतलब अब आप ये मान लीजिए भारत सरकार के अंदर बहुत से वकील हैं, वो अपने अपने केस लड़ते हैं, अपने अपने मतलब लोगों के केस लड़ते हैं। तो आप एक बात समझिएगा, जैसे भारत का जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो उनका नाम इतना होता है कि उसे जो केस जो है, केस लड़ने की जो फीस होती है ना, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनका कोई फिक्स नहीं है, सैलरी भी इतनी फिक्स है कि आपको इतनी सैलरी आनी है। ये तो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहां पर ये सैलरी प्रेसिडेंट सैलरी ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की परमिशन है और वहां से ये खूब कमा लेते हैं, ठीक है ना। तो उनको यहां की उन्हें जरूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना के बराबर। तो अब बात करेंगे आगे। हाँ जी, आर्टिकल 165 के अंदर है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये मुझसे बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारतीय सरकार जो है, भारतीय सरकार का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी भारतीय सरकार का अपनी तरफ से वकील होता है। उसी तरह हर एक राज्य के अंदर भी अपनी तरफ से राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए किसी कोर्ट के अंदर राज्य सरकार खुद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए एक वकील रखती है, और उस वकील का नाम है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो उसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 165, ठीक है। अब बात आती है इसका टेन्योर कितना होता है, इसका टेन्योर कितना होता है। इसका टेन्योर भी नो लिमिट एंड नॉट फिक्स, नो लिमिट एंड नॉट फिक्स, ठीक है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो डिपेंड किस पे कर रहा था, वो प्रेसिडेंट पे। जो स्टेट का वकील है, स्टेट का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नर पे, ठीक है ना। 1 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 2 साल रहता है या 5 साल रहता है, ठीक है ना। या जितने दिन गवर्नर रहता है, गवर्नर का जो टेन्योर होता है उतने दिन तक रहे, ठीक है ना। तो वही बात सैलरी पे, ठीक है ना। जो सैलरी होती है उसका भी क्या है, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है गवर्नर पे। ठीक उसी तरह है ये, ठीक है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का किया था, ठीक उसी तरह है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि एडवोकेट जनरल ऑफ किया हमने किया एडवोकेट, हाँ जी नहीं, इससे पहले हमने किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमने किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किया, ठीक है। इसका एक क्या होता है, सोलिसिटर, एक इसका सोलिसिटर होता है, ठीक है। सोलिसिटर का मतलब जैसे इससे पहले मैं आपको करवा पाया कि आर्टिकल नंबर एक हमने किया था, आर्टिकल नंबर किया हमने, आर्टिकल नंबर 54 किया। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर यह बताया कि प्रेसिडेंट को ऑफिशियल वर्क के लिए, कोई भी सलाह देने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए कैबिनेट होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए सोलिसिटर की जरूरत होती है, ठीक है ना। किसकी जरूरत होती है, सोलिसिटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह सारा का सारा समझ लगा होगा। आगे आप बात करेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 148,
ठीक है। आर्टिकल नंबर हम करेंगे 148 से 151। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कैग। ठीक है, CAG, कैग। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कंट्रोलर। आप लिख लीजिए इसका, कंट्रोलर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या की फुल फॉर्म है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है 148 से 151 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल है 148 से 151 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं, सबसे पहले अब बात करते हैं कि कैग होता क्या है। ठीक है, कैग होता क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपना आर्टिकल है इसका 148 से 151। अब इसका बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड को क्या करना, इसका इन्वेस्टिगेशन करना या इसे इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, किसे, कंसोलिडेटेड फंड को इन्वेस्टिगेट करना। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड वो होता है जैसे हम भारत का कोई भी नागरिक है जो टैक्स पे करता है। ठीक है, और वो टैक्स किसके पास जाता है, वो जो टैक्स जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। ठीक है ना, किसके पास जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और वही जनता का जो पैसा है टैक्स के रूप में सरकार ने जो अदा किया हुआ जो पैसा है, ठीक है, अब वो भारत के हर एक राज्य के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वहां पर जैसे रोड है, ठीक है ना, जैसे रोड है और बहुत से कार्य होते हैं। ठीक है ना, शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, ठीक है ना, पूरे राज्य के अंदर, और इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो उनके शहर के, उनके गांव के, उनके राज्य के डेवलपमेंट को लेके काम आते हैं। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट सरकार है, राज्य सरकार है, एक ग्रांट के रूप में उन्हें जो पैसा मुहैया करवाती है उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, जो पैसा करवाती है। अब ये देखिए, मान लो किसी रोड के लिए किसी को पैसा अलॉट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे ही वो पैसा अलॉट कर दिया, अब वो पैसा कहां लगा है, किधर लगा है और कितना कितना लगा है। ठीक है ना, अब वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। और वो इन्वेस्टिगेशन और वो उस पैसे को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। तो उस पैसे का ये क्या करती है, जांच करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है ना, तो कंसोलिडेटेड फंड को इन्वेस्टिगेट करना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, अब वो कैग का कार्य रहता है। किसका कार्य रहता है, कैग का ये कार्य रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसे द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब आप बात करेंगे कि कैग जो है, कैग को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आप लिखोगे कैग को जो अपॉइंट किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो टेन्योर होता है 6 वर्ष होता है। ठीक है, और जो रिटायरमेंट एज होती है अब वो होती है 65 ईयर्स। ठीक है, अब वो होती है 65 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होती है 65। क्वेश्चन आएगा अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष से 65 वर्ष। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स टेन्योर कितना बोलोगे आप, 6 वर्ष। और रिटायरमेंट एज जो है वो किसके द्वारा, रिटायरमेंट एज जो है वो कितनी है, 65। ठीक है ना, तो आगे बात करें, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, नॉमिनेट जो किया जाएगा, नॉमिनेट, ये देखिए ये है अपॉइंट,
अपॉइंट किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ जी, नॉमिनेट जो किया जाता है, ये नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। एट प्रेजेंट जो कैग, एट प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, अब वो लिखिएगा। एट प्रेजेंट जो है वो है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। ठीक है, और ये कितने में है? ये है 40th। जीसी मुर्मू है और ये कितने में है? ये है 40th। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होता है। अभी वर्तमान के अंदर जो कैग है, कैग ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने ठीक इससे पहले ये बताया है कि इसका जो नंबर है वो स्टूडेंट्स को बहुत कम पता होता है। ठीक है ना, तो आप इसे ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो ये है 40th। ठीक है, आगे आप लिखो जो फर्स्ट है। ठीक है ना, जो फर्स्ट है वो लिखो आप वी नरहरि राव। वो लिखोगे स्टूडेंट्स वी नरहरि राव। ठीक है, वो है वी नरहरि राव, वो है वी नरहरि राव। इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद आप बात करेंगे जो फर्स्ट है ना, आप फर्स्ट लिखिएगा। अच्छा, जैसे 1950 के अंदर, 1950 से लेके 1976, 1950 से 1976 तक अटॉर्नी ये जो थे कैग थे, कैग जो थे ना, इन्होंने सेंटर के अंदर, सेंटर गवर्नमेंट के लिए, सेंटर गवर्नमेंट के लिए 2 सेक्टर्स पर काम किया। ठीक है, और वो जो सेक्टर आते हैं ये कैग के अंडर ही आते हैं। ठीक है ना, एक है अकाउंटिंग, एक है अकाउंटिंग। ठीक है, और जो सेकंड है ना वो है ऑडिट। सेकंड जो है ना वो है ऑडिट, ये अकाउंटिंग, ये है ऑडिट। अब कैग का ये दोनों का दोनों काम रहता है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा आप कि 1950 से लेकर 1976 तक लगभग 26 वर्ष। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम किया। कौन से 2 डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग और ऑडिट का। ये दोनों के दोनों जो डिपार्टमेंट है किसके हैं? कैग के हैं। अकाउंटिंग के अंदर ये है कि ये पैसा कहां कहां लगा। अकाउंटिंग के अंदर ये होता है, अकाउंटिंग के अंदर जो भारतीय सरकार ने किसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, किसी सिटी के डेवलपमेंट के लिए, या किसी विलेज या किसी गांव के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा अलॉट किया है, वो पैसा कहां कहां लगा है। ठीक है ना, तो वो पैसा कहां कहां लगा है, ये अकाउंटिंग के अंदर आता है, अकाउंट्स के अंदर आता है। ठीक है ना, ऑडिट के अंदर क्या क्या आता है? ऑडिट के अंदर आता है कि वो पैसा कहां कहां लगा, कितना कितना लगा। ठीक है ना, कहां कहां लगा और कितना कितना लगा, अगर वहां लगा तो कैसे लगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये किसके अंदर आते हैं? ये ऑडिट के अंदर आते हैं। वो पैसा कहां लगा, सिर्फ इतना इसकी जो जानकारी होती है वो किसके अंदर होती है? अकाउंटिंग के अंदर होती है। ठीक है, तो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर भी क्या वर्क करता है? सेंटर और सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के दोनों डिपार्टमेंट में इन्होंने दोनों इतने समय तक, लगभग 26 वर्ष तक काम किया। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ना, एट प्रेजेंट जो कैग है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंटर का, सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट का, मतलब 1976 के बाद, मतलब आप ये बोल सकते हो 1976 में इनसे, इससे कैग से सेंटर गवर्नमेंट का अकाउंटिंग का जो काम है ये इनसे छीन लिया गया, और एक ही पद इनके पास रहा जो 1950 से आज तक, मतलब टिल डेट 2023 तक ये वर्किंग में है, ऑडिट। और ये कैग से छीन लिया गया कब? 1976। सिर्फ और सिर्फ सेंटर का, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का छीन लिया गया। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम देखते हैं। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम देखते हैं। अब आप बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कैग जो है,
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कैग जो है ना, ये अकाउंटिंग का काम भी देखते हैं और ऑडिट का काम भी देखते हैं। सेंटर के अंदर इनसे छीन लिया गया 1976 में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इनसे अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो नहीं छीना। आज भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। सेंटर गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके पास ऑडिट का डिपार्टमेंट है और स्टेट के पास इनके अकाउंटिंग का भी है और ऑडिट का डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बात करेंगे तो आप नेक्स्ट देखिएगा। अब ये तो है CAG, ठीक है, ये CAG है। उसके बाद आप देखिएगा CGA, ठीक है, वो लिखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, ये है CGA, ठीक है, ये है CGA। से ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, एक इसका आर्टिकल है, ध्यान से लिखिएगा आप। इसका जो आर्टिकल है 151 इंपोर्टेंट जो है, जहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। तो आप वो लिखोगे आर्टिकल नंबर 151, आर्टिकल नंबर 151, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंसोलिडेटेड की जो रिपोर्ट है, कंसोलिडेटेड फंड की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो है, आइए किसे देंगे, आइए प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे। किसे फॉरवर्ड करेंगे, प्रेसिडेंट। आगे प्रेसिडेंट किसे फॉरवर्ड करता है, आगे प्रेसिडेंट जो फॉरवर्ड करेगा अब वो करेगा पार्लियामेंट को, ठीक है। ये किसे फॉरवर्ड करेंगे, ये पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर इसे, इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो ये ध्यान से सीखिएगा। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो करेंगे PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक कमेटी होती है जो इसकी जांच करती है। किसकी जांच करती है, कंसोलिडेटेड फंड की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, ये ध्यान से लिखिएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं ना, वो टोटल कितने होते हैं, 22, ठीक है। अब वो कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं। और 22 में से जो 7 होते हैं, 7 होते हैं राज्यसभा से, इसके जो मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो ये 15 होते हैं ना, तो ये होते हैं लोकसभा से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहां से होते हैं, लोकसभा। टोटल 22 होते हैं, 22 में से 7 राज्यसभा से, और जो 15 होते हैं लोकसभा के अंदर कितने होते हैं, 15। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो चुके हैं ये 22, ठीक है ना। हाँ जी, आज स्टूडेंट्स, आज हमने जो किया ये किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने जो किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी जो क्लास है ये बढ़िया लगी होगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज जो वीडियोस है जो हमारे चैनल की, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।